एंड वेलकम स्टूडेंट टू दिस सेशन। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली मैं आदिल सर आपके लिए लेकर आ गया हूं सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन, जिसमें मेरा जो कोर्स है जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपका है कॉमर्स। यानी जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में उनका बीकॉम में एडमिशन हो जाए, उनके लिए हम लोगों ने पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो आपको मालूम है कि जैसा कि बीएचयू के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और लगभग लगभग जितने भी यूनिवर्सिटीज की नोटिफिकेशन आए हैं उसमें बिजनेस स्टडीज जरूर पूछने वाला है। यानी कॉमर्स में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आपको मालूम है कि बिजनेस स्टडीज तो आना ही आना है। तो आज से हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं सर। बराबर है, मैंने सिलेबस आपका बिजनेस का पूरा कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। और दूसरी चीज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट आपका बीकॉम का कोर्स लॉन्च कर दिया है। डीएनएस एजुकेटर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। आप कोर्स को इजीली परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की क्वेरी हो, यानी कुछ पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया है 6388788130। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का फाइनली अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि बिजनेस स्टडीज में जो सबसे पहला चैप्टर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है बिजनेस सिर्फ क्लास 12 लेवल तक हमें पढ़ना है। यानी बिजनेस स्टडीज में हमने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। बच्चे क्लास 12 में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बिजनेस में, मैं आपको चैप्टर्स के नाम याद करवाता हूं। याद करो, सबसे पहला चैप्टर क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर क्या था? दूसरा चैप्टर आपका था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर क्या था सर? थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट था। फोर्थ चैप्टर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल मार्केट, फिर मार्केटिंग, और लास्ट चैप्टर था कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग सीक्वेंस में बच्चे पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ाएंगे, आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए सब कुछ हो जाए बहुत ही आसान। तो स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका जो चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों मैनेजमेंट होता क्या है आप खुद सोचो। तो मैं आपको पहले ब्रीफ एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हाँ सर बताइए ना। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझो कि आप हो मिस्टर ए। अच्छा एक बात बताओ प्यारे बच्चे, मिस्टर ए जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनको क्या चाहिए सर? तो सर इनको फाइनेंस की जरूरत है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? इनको पैसे चाहिए। यानी अगर मिस्टर ए कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनको बिना पैसे का बिजनेस क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? बिना कैपिटल, बिना पूंजी का क्या हम बिजनेस व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। अच्छा, मिस्टर एक्स अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो इन्हें एम्प्लॉय चाहिए, मजदूर जो इनके अंडर में काम करेंगे। बिना बिना एम्प्लॉय का आप कितना बिजनेस एक्सपेंड करोगे? कितने बड़े लेवल पे आप बिजनेस करोगे? वो पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा, मिस्टर ए को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या इन्हें और क्या चाहिए? इन्हें मशीनरी नहीं चाहिए क्या? इन्हें मशीनरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताओ। सर मशीनरी भी चाहिए। यानी अच्छा इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि जब हम देखते मशीनरी चाहिए, जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, चाहिए कि नहीं? आप बताओ ना बच्चे। ये सब कुछ बिजनेस, अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मिस्टर ए कोई बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इनके पास पैसे होने चाहिए, इनके अंडर में कुछ इंप्लॉय होने चाहिए जो इनके अंडर में काम करने वाले हो, इनके पास कुछ मशीन होना चाहिए, कुछ जमीन होना चाहिए, कुछ बिल्डिंग होना चाहिए। ये सारा कुछ अगर मिस्टर ए इन सारे कुछ को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने का मतलब है कि पैसे को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे फाइनेंस को सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, मशीन को सही से चला रहे हैं। उसी तरीके से जो एम्प्लॉय उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनसे वो अच्छे से काम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये है प्यारे बच्चे, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी है, क्या है सर हमारे पास? फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब एक तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, पैसे हैं।
इसको हम फाइनेंशियल रिसोर्स कह सकते हैं, बोलो बच्चे, इसको हम फाइनेंशियल रिसोर्स कहेंगे, हाँ सर। अच्छा, पैसे हैं, एम्प्लॉय यानी ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉय को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ह्यूमन रिसोर्स, यानी इंसान है हमारे पास, एम्प्लॉय है। फाइनेंशियल रिसोर्स यानी पैसा है, एम्प्लॉय यानी ह्यूमन रिसोर्स है। अब मशीनरी, जमीन, बिल्डिंग, ये हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है। फिजिकल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। यानी हमारे बिजनेस को गौर से देखिए सर, तो हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल रिसोर्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है और फिजिकल रिसोर्स भी है। हमारे पास पैसे भी है, हमारे पास एम्प्लॉय भी है, एम्प्लॉय मजदूर भी है सर, और हमारे पास फिजिकल यानी मशीन भी है, जमीन भी है और बिल्डिंग में है। अब अगर आप इन तीनों चीजों को अच्छे से बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हो, इन तीनों चीजों को अच्छे से बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हो, यानी इन तीनों चीजों को अच्छे से आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो प्यारे बच्चे, तो इसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। मैनेजमेंट का मतलब है हमारे बिजनेस में जो कुछ भी उन सबको अच्छे से यूटिलाइज करना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन आ रहा है, डेफिनेशन अपने आप आएगा बच्चे, रटना नहीं है कुछ भी, आप अपने आप डेफिनेशन बनाओ ना। व्हाट इज मैनेजमेंट, कोई पूछेगा क्या बोलोगे सर? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट सर? फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? फिजिकल रिसोर्स। क्यों करते हैं ये सारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, इनको सही से इस्तेमाल क्यों करें? टू अचीव द गोल, ताकि हमारा जो गोल है वो क्या हो जाए बच्चे, हमारा गोल अचीव हो जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चे, अब हम लोग मैनेजमेंट का एक दूसरा डेफिनेशन भी देखेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। बताएं? हाँ सर बताइए ना, चलो ना बच्चे देखते हैं दूसरा डेफिनेशन क्या है, ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, आप किसी जगह पे एक मैनेजर हो, आप मैनेजर हो, आप वहां पे एज ए अपॉइंट किए गए मैनेजर। आपका काम क्या है? मैनेज करना। आप मैनेजर हो तो आप क्या करोगे? मैनेज करोगे, हर चीज को मैनेज करोगे जो भी बिजनेस में। दूसरा डिफिनेशन मैनेजमेंट का ये कहता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम काम ये करते हैं कि जैसे मैं मैनेजर हूं, मेरे अंडर में 10 12 15 20 इंप्लॉई है। बात समझना मेरे भाई, बात समझना। मैं मैनेजर हूं, मेरे अंडर में 50 इंप्लॉई काम कर रहे हैं, 50 मजदूर काम कर रहे हैं। तो मैं अच्छा मैनेजमेंट कब करूंगा? मैं अच्छा मैनेजमेंट तभी कर रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है कि मैं एक अच्छा मैनेजर कब कहलाऊंगा? जब मैं उन लोग, जो मेरे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जब मैं उनसे अच्छे से काम ले लूंगा, यानी मेरे अंडर में जो इंप्लॉई काम कर रहे हैं मैं उनसे अच्छे से काम लूंगा, वो मुझसे खुश रहेंगे, मैं उनसे, मुझसे वो खुश रहेंगे, मैं उनसे खुश रहूंगा, और वो मुझे प्रॉपर यानी कि अच्छे से बहुत अच्छे से काम करके दे देंगे, हमारा रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि मैं एक अच्छा मैनेजर हूं, क्योंकि मैं अपने इंप्लॉय को अच्छे से मैनेज कर रहा हूं। इसका यही मैनेजमेंट का दूसरा डेफिनेशन यही कहता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। यानी मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजर खुद तो कोई काम नहीं करता बच्चे, मैनेजर क्या करता है, अपने अंडर में जो इंप्लॉय होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको इस तरीके से वो मैनेज करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। यानी क्या है, अच्छे से होने का मतलब है कि हमारा जो गोल है, जो हमारा मकसद है, बिजनेस का मकसद क्या है सर? प्रॉफिट कमाना, सेल को बढ़ाना, ये क्या हो जाए? अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका जिसमें हम दूसरों से काम लेना सीखते हैं। कभी आपके घर में शादी होगा तो आप देखोगे आपके पापा या चाचा या बड़े पापा, आप देखोगे वो क्या करते हैं, वो खुद काम तो नहीं करते ना सब कुछ, लेकिन उन्हीं के हाथ में सारा मैनेजमेंट होता है। वो बताते हैं तुमको कब पानी चलाना है, तुमको कब खाना चलाना है, तुमको कब यहाँ चाट मसाला चलाना है, कब आइसक्रीम चलाना है, कितने लोग आएंगे, क्या क्या इंतजाम होगा, ये सब कुछ देखते हैं। इसका मतलब एक अच्छा जो पापा या बड़े पापा, वो अच्छे से कब मैनेज करेंगे? जब उनके अंडर में जो भी लोग काम करें वो सब परफेक्टली काम करें। तो मैं एक अच्छा मैनेजर तभी कहलाऊंगा जब मेरे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं अच्छे से काम ले पाता हूं, उनको मैं सेटिस्फाई करता हूं, उनकी सैलरी अच्छा कर देता हूं, वो मुझसे मोटिवेटेड है, मैं उनसे मोटिवेटेड हूं। तो ये मैनेजमेंट में हमारा काम होता है। अच्छा, मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें हम दूसरों से काम लेते हैं, यानी एक मैनेजर अपने
इंप्लॉय से क्या करता है, काम लेता है। काम क्यों लेता है? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, ताकि हमारा जो मकसद है बिजनेस करने का, वो मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, वो मकसद क्या है, सेल को बढ़ाना, वो हम क्या कर ले सर, अचीव कर ले इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये बच्चे मैं इसका एग्जांपल से समझाना चाहूंगा ताकि बात समझ में आए। कहता है कि हम गोल को अचीव कर ले, कैसे, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये दो वर्ड है, इससे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, और आपका जो CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट है, इससे केस स्टडी पूछ सकता है। मैं वो आपको केस स्टडी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन टर्न करेगा। यहाँ दो वर्ड है कि मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे हम दूसरों से काम लेते हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। और गोल कैसे अचीव हो, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सर ये इफिशिएंटली क्या होता है सर, सर ये इफेक्टिवली क्या होता है सर, सर एग्जांपल से समझाइए। बच्चे एक एग्जांपल लो, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल समझना तब बात समझ में आएगी। एग्जांपल को समझो। ये तुम हो बच्चे, ये मैनेजर है, मैनेजर है। मैनेजर ने कहा अपने एम्प्लॉय से, कितने एम्प्लॉय है, A, B और C, 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। मैनेजर ने तीनों एम्प्लॉय से कहा कि देखो हम तुम तीनों को 5 दिन का वक्त देते हैं, 5 डेज, 5 दिन का टाइम हम तुम तीनों को दे रहे हैं। मुझे 5 दिन में 100 बाइसिकल बनाना है। बाइसिकल जानते हो ना, साइकिल, बाइसिकल का मतलब क्या होता है, साइकिल बनाना है। और एक साइकिल पे बहुत ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए खर्च होना चाहिए। कॉस्ट कितना, 1000। बात समझे नहीं, नहीं सर नहीं समझ में, मैं बताता हूं। मैं मैनेजर हूं, मैंने अपने 3 एम्प्लॉय से कहा, तीनों एम्प्लॉय से कहा कि एम्प्लॉय हम तुमको 5 दिन का टाइम देते हैं, 5 दिन के अंदर तुम्हें 100 बाइसिकल बनाना है एट एनी कॉस्ट, और हर एक बाइसिकल पे 1000 रुपए खर्च से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। यानी खर्च कितना मैक्सिमम, एक बाइसिकल कितने का होना चाहिए, 1000 रुपए का। यानी 1000 रुपए खर्च में बाइसिकल बन जाएगा। जो हमारा साइकिल है वो साइकिल कितने में तैयार होना चाहिए, 1000 रुपए में। ये बात समझ में आएगी नहीं? हाँ सर। अब क्या हुआ, जैसे ही इंप्लॉय को पता चला कि अच्छा सिर्फ 5 दिन का टाइम है मेरे पास, और 5 दिन में मुझे 100 बाइसिकल बनाना है, 100 साइकिल बनाना है। यानी आपके पास 5 दिन का टाइम है, आपको 100 बाइसिकल बनाना है, 100 बाइसिकल बनाना है। ये देखो बाइसिकल है ना, ये 100। अच्छा हर बाइसिकल कितने में बन जाना चाहिए, 1000 रुपए। 1000 रुपए से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ रही? हाँ सर। अब बच्चे ध्यान समझना। अब इंप्लॉय घबरा गया, इंप्लॉय बोला सिर्फ 5 दिन का टाइम है, 100 बाइसिकल बनाना है। उसने जल्दी जल्दी साइकिल बनाना शुरू किया। जब जल्दी जल्दी इसने साइकिल को बनाना शुरू किया, घबरा गया, और जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में हुआ क्या, उसने बहुत सारे रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया। साइकिल जल्दी जल्दी बना रहा था, कुछ रिम टूट गए, कुछ टायर खराब हो गए, कुछ उसका जो घंटी होता है साइकिल में वो बिगड़ गया, कुछ चैन बिगड़ गए। यानी उसने किसी भी तरीके से बहुत सारा रिसोर्सेज वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा रिसोर्स वेस्ट कर दिया, और 5 दिन में हड़बड़ दड़बड़ करते करते किसी भी तरीके से बंदा क्या हुआ, पहुंच गया, और बोला कि सर, मैनेजर से कहा क्या, ये लीजिए आपका साइकिल तैयार है। कितना साइकिल, 100 बाइसिकल बोला था, 100 बाइसिकल तैयार है सर, ये लीजिए आपका 100 बाइसिकल तैयार है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करना। मैनेजर ने कितना टारगेट दिया था, 100 बाइसिकल का। टाइम कितना दिया, 5 दिन। अब मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान समझना, ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं बच्चे, क्या टारगेट था, टारगेट बताओ ना। 100 बाइसिकल बनाना है। अच्छा टाइम कितना है, 5 डेज। अच्छा कितने खर्च पे बनाना था, एक बाइसिकल पे कितना खर्च होना था, 1000। लेकिन जो इंप्लॉय था उसने 100 बाइसिकल तो बनाया, 100 बाइसिकल तो बना दिया। टाइम 5 ही दिन लिया, 5 दिन में 100 साइकिल बना के तैयार। ये लो 100 साइकिल, ये लो 100 साइकिल बन के तैयार है। लेकिन जो खर्च 1000 रुपए लगना था, चूंकि उसने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया, यानी रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा खराब कर दिया, ये कॉस्ट गिरा 1200 रुपए। यानी कि 1000 रुपए की जगह 1200 रुपए का खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया, 1200, क्योंकि उसने रिसोर्स को वेस्ट किया था। अब मुझे बताओ, क्या ये जो मैनेजर है ये इफिशिएंट है या इफेक्टिव है, क्या है ये मैनेजर,
क्या है बताओ ना। याद रखना बच्चे, अगर 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 क्या सर, मैं बताता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से, ये एग्जांपल कहीं पे नोट कर लो, ध्यान से समझना। हम एक मैनेजर को इफेक्टिव कब कहेंगे, जब वो कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, अगर हमारा समय पे काम हो जाए, यानी इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर अगर मैनेजर ने समय पे काम कर दिया, यानी किसी टास्क को उसके सही समय पे कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब वो मैनेजर इफेक्टिव है। अब मुझे बताओ टाइम कितने दिन का था सर, टाइम 5 दिन का था। साइकिल कितने बनाने थे सर, 100 साइकिल बनाने थे। क्या 5 दिन में 100 साइकिल बना या नहीं बना? हाँ सर, 100 साइकिल 5 दिन में बन गया। इसका मतलब क्या है कि यहां पे टास्क जो है वो समय पे कंप्लीट हो गया, इसका मतलब मैनेजर इफेक्टिव है। लेकिन बच्चे 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 अब एक बात बताओ, क्या यहां पे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हुआ? रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हुआ? क्या मतलब सर, क्या मतलब? बच्चे एक बात बताओ मुझे, पूछू ना, एक साइकिल कितने में बनना था? 1000 रुपए में। बना कितने में है? 1200 रुपए में। इसका मतलब यहां पे रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुआ है, रिसोर्स को आपने वेस्ट किया है। तो इफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जब रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो, नो वेस्टेज हो, कोई वेस्टेज ना हो और मिनिमम कॉस्ट पे सामान बन जाए। मिनिमम कॉस्ट का मतलब होता है कम खर्चे पे। तो हमारा खर्च कितना सोचे थे? 1000 रुपए सोचे थे, तो 1000 रुपए या उससे कम में सामान बनना चाहिए था, लेकिन हमने रिसोर्सेज को क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया, खर्च ज्यादा दिखा दिया। इसका मतलब ये है, अगर अब मैं थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं, फिर आपसे एग्जांपल, उसी एग्जांपल पे आएंगे। इफिशिएंटली का मतलब ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम हो रहा है, अगर वो काम में रिसोर्सेज वेस्ट ना हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, रिसोर्सेज सही से इस्तेमाल हो रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, हमारा कम खर्चे पे सामान बनकर तैयार हो रहा है, तो इसको हम लोग इफिशिएंटली बोलेंगे। इफिशिएंटली का मतलब होता है जो भी हमारा सामान है, जो भी हमारा रिसोर्स है, वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है, उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, खर्च बहुत कम गिर रहा है, इसको बोलेंगे इफिशिएंट है हम। और इफेक्टिव का मतलब ये होता है जब हम अपने टास्क को समय पे कंप्लीट कर देते हैं, वक्त पे, इसको हम इफेक्टिव बोलेंगे। एक और एग्जांपल लो ना, मैं तुमसे सवाल करता हूं, बताओ, मम्मी ने तुमसे कहा कि बेटा जाओ मैगी बना के ले आओ, आप हड़बड़ दड़बड़ में जाते हो, मम्मी ने कहा 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में मैगी बनाओ। अब आपने कभी शो देखा है किचन किंग? एक शो आता था पहले, उसमें 10 मिनट का टाइम होता, 10 मिनट में कोई डिश बनाना होता था। तो लोग क्या करते थे, 10 मिनट में डिश बनाना होता था तो जल्दी 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 किसी तरीके से प्याज काटते, कुछ भी करते, जल्दी जल्दी मसाला डालते, कभी तेल गिर जाता, कभी तेल ज्यादा चला जाता, कभी कुछ होता, लेकिन 10 मिनट में किसी भी तरीके से वो खाना बना के ले आते। 10 मिनट में खाना बन गया, हाँ सर बन गया। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चे, इसका मतलब है कि जो हमारा मैनेजर है वो इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि उसने टास्क को समय पे कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वो मैनेजर इफिशिएंट नहीं है। इफिशिएंट इसलिए नहीं क्योंकि उसने रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया, खर्च ज्यादा लग गया, खर्च कम खर्च पे काम करना था लेकिन उसने ज्यादा खर्च पे काम किया। इसका मतलब क्या है? ये बात आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई? इफेक्टिव का मतलब होता है जब हमारा टास्क समय पे कंप्लीट हो जाए तो उसको इफेक्टिव कहेंगे, और इफिशिएंट का मतलब होता है कि जब हमारा रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइज हो, जब हमारा रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइज हो और नो वेस्टेज हो, वेस्टेज कुछ ना हो, मिनिमम कॉस्ट और कम खर्चे में हमारा सामान बन रहा हो, तो इसको हम लोग इफिशिएंट कहते हैं। तो प्यारे बच्चे एक बार ये डेफिनेशन पढ़ो ना, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें हम गेटिंग थिंग्स डन बाय, जिसमें हम दूसरों से काम लेते हैं। मकसद क्या है? अचीविंग गोल, ताकि हमारा गोल क्या है? सेल बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, वो अचीव हो जाए इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफिशिएंटली का मतलब रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट पे, कम खर्चे पे। और इफेक्टिव का मतलब हमारा टास्क समय पे कंप्लीट हो जाए, उसको हम इफेक्टिव कहते हैं। प्यारे बच्चे अच्छे से समझ में आया कि नहीं? बताओ ना, इसमें कोई डाउट है तो पूछो ना मुझसे। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो बच्चे अब मैं एक क्वेश्चन करवाऊं आपसे, मैं एक केस स्टडी पूछूं ना आपसे? हाँ सर पूछिए ना, तो देखिए
तो प्यारे बच्चे एक केस स्टडी आपके सामने है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मिस्टर राम ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि ए एम्प्लॉय, हम तुमको एक टारगेट देना चाहते हैं। टारगेट क्या है? आपको 1000 किलो चीनी बनाना है और खर्च कितना गिरना चाहिए? 50 रुपए के हिसाब से 100 डेज में। यानी हम आपको टारगेट ये देते हैं कि 1000 किलो चीनी बनाओ 50 रुपए किलो के हिसाब से, यानी 1 किलो पे कितना खर्च करना है? मैक्सिमम 50 रुपीज, और टाइम कितना है? 100 डेज। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गया। ये तो हमारा टारगेट था, हमने ये टारगेट दे दिया। 100 डेज बाद, आफ्टर 100 डेज, 100 दिन बाद हमको क्या मिला? जब 100 दिन बाद हम गए चेक करने कि एम्प्लॉय ने कितना काम किया, तो पता चला कि 1000 किलो चीनी तैयार है, लेकिन खर्च कितना गिरा? 60 रुपए। कॉस्ट कितना गिर गया सर? 60 रुपए खर्च, और 100 डेज में ही तैयार है। इसका मतलब है कि हमारा जो चीनी है वो समय पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा गिरा है। खर्च ज्यादा क्यों गिरा होगा? क्योंकि आपने रिसोर्सेज को वेस्ट किया होगा, आपने शुगर के गन्ने को वेस्ट किया होगा, तभी तो खर्च ज्यादा गिर गया। इसका मतलब अब आपसे क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दो, मिस्टर राम क्या है? इफिशियंट है या इफेक्टिव है, या दोनों है? आप बताओ, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मिस्टर राम क्या इफिशिएंट है या इफेक्टिव है? तो बच्चे, चूंकि मिस्टर राम ने 100 डेज में काम निपटा दिया था, यानी कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, समय पे काम को कर दिया था, इसका मतलब मिस्टर राम इफेक्टिव तो है सर। इफेक्टिव तो है। इफेक्टिव क्यों है सर? इफेक्टिव इसलिए क्योंकि उसने अपने काम को समय पे कर दिया। लेकिन इफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने 50 रुपए जो खर्च गिरना था वो 100 रुपए 60 रुपए खर्च गिर रहा है। इसका मतलब उसने रिसोर्सेज को वेस्ट किया है, इसलिए वो इफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिव है क्योंकि वो समय पे 100 दिन में काम पूरा कर दिया। इफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने खर्च जो 50 गिरना था वो 60 रुपए लगा दिया। इसका मतलब मिस्टर राम इफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव है। बहुत अच्छा केस स्टडी था, आप लोग जरूर अच्छा लगा होगा आपको। तो प्यारे बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, उसको आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक इंसान के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। एक इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा हंसता है, बहुत अच्छा पढ़ने में, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो है। उसी तरीके से बच्चे, मैनेजमेंट के भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सर? पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? हम जो मैनेजमेंट करते हैं उसका मकसद गोल ओरिएंटेड, यानी क्या? यानी सर ये कि हम मैनेजमेंट यूं ही नहीं करते हैं। हम किसी बिजनेस में एम्प्लॉय को यूं ही नहीं रख लिए हैं। हम किसी बिजनेस में मशीन यूं ही नहीं चला रहे हैं। हम किसी बिजनेस में रिसोर्सेज को यूं ही नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। हम किसी बिजनेस में पानी, वाटर सप्लाई यूं ही नहीं मैनेज कर रहे हैं। यानी आप जो मैनेजमेंट करते हो प्यारे बच्चे, उसका मकसद क्या है? मकसद ये है गोल ओरिएंटेड। मतलब आप मैनेजमेंट कर ही इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है। वो गोल क्या हो सकता है सर? हो सकता है आपको अपना सेल बढ़ाना हो सकता है आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना हो। यही तो आपका गोल है। तो मैनेजमेंट का मकसद गोल को अचीव करना। अच्छा प्यारे बच्चे, एक काम आप ये करिएगा कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आप मेरे साथ साथ पॉइंट्स लिखिएगा। देखिए, आपका एमसीक्यू आना है तो आपको बस पॉइंट्स को जैसे भी आपको समझ में आता है, नीचे में हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ में भी, जैसे मैंने बताया ना कि मैनेजमेंट का मकसद क्या है? गोल को अचीव करना। तो आप वहां पे जैसे आपने लिखा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, आप अपने कॉपी में नोट्स बनाओ, नीचे में लिख लो गोल ओरिएंटेड में सर ने क्या बताया था कि सेल मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। यही तो हमारा गोल है। इसी को अचीव करने के लिए हम सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं मैनेजमेंट में। दूसरा क्या है प्यारे बच्चे? दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है सर? परवेसिव का मतलब होता है हर जगह। हर जगह क्या मतलब सर? यानी मैनेजमेंट की जरूरत तो हर जगह है। हर जगह मतलब क्या? वेदर इट इज स्कूल, वेदर इट इज इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज किचन, वेदर इट इज हाउस, वेदर इट इज होम, वेदर इट इज योर बिजनेस, कुछ भी हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। वेदर इट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कहीं भी मैनेजमेंट की जरूरत तो हर जगह है। इवन आप अपने घर के किचन में जाओ, आप देखना किचन में मम्मी ने मसाले का डब्बा एक तरफ रखा होगा,
चूल्हा एक तरफ होगा, पानी अलग रखा होगा, किचन में सब कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज है। तो इसका मतलब क्या है, मम्मी क्या कर रही है सर, मम्मी मैनेजमेंट करती है। आप आपके पापा अगर ड्यूटी पे जाते होंगे, जॉब करते होंगे, तो आप देखते हो कि पापा सुबह 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठने के बाद वो नहा धोकर नाश्ता पानी करके वो अपने जॉब पे निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या, पापा 6 ही बजे क्यों उठ रहे हैं, बिकॉज ही इज डूइंग मैनेजमेंट। बिना मैनेजमेंट की तो कोई जिंदगी चल ही नहीं ना सकती। आपका एग्जाम 2 महीने बाद है, अगर आज आप प्लानिंग नहीं करोगे कि आपको कितना देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो क्या आप इंट्रेंस क्रैक कर पाओगे। यानी मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही मैनेजमेंट होता है, आपके किचन में मैनेजमेंट हो रहा है, आप अपनी पढ़ाई में जो शेड्यूल बना रहे हो, क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो। आपने दिन में तय किया कि मैं 2 घंटे बिजनेस पढ़ूंगा, 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ूंगा, ये क्या है सर, ये मैनेजमेंट है। यानी मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह होती है, परवेसिव मतलब हर जगह। तीसरा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल वर्ड सुना पहले कभी आपने, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल? मैं बताता हूं इसका मीनिंग। जैसे एक इंसान है, बच्चे समझना, एक इंसान है, इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है ना। यानी एक इंसान अच्छा बोल भी लेता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अच्छा खेल भी लेता है, स्पोर्ट्स भी अच्छा है, अच्छा खाना भी बना लेता है, यानी किचन का भी मामला उसका, मास्टर शेफ है वो तो, अच्छा स्पोर्ट्समैन है, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा इंसान है, अच्छा खेल भी लेता, अच्छा क्रिकेटर भी है। यानी एक इंसान कई काम करता तो उसको मल्टी पर्सनालिटी बोलते। उसी तरीके से मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में भी कई तरह के काम होते हैं। मैनेजमेंट का मतलब कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक काम नहीं, कई तरह की चीजें। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सिंपल। सबसे पहला मैनेजमेंट क्या है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क का मतलब क्या है, काम। आप अपने काम को मैनेज करते हो। काम का क्या मतलब सर, अच्छा मैं पूछता हूं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का काम क्या है, पेशेंट को ट्रीट करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है, अकाउंट्स बनाना, टैक्स फाइल करना। इंजीनियर्स का काम क्या है, बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, ये सब बनाना, नई नई इन्वेंशन करना। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि मैनेजमेंट में सबसे पहला मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया, इसमें पहला आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क का मतलब होता है जिस काम के लिए आप आए हो आप वो काम करेंगे। डॉक्टर का काम पेशेंट ट्रीट करना, आप स्टूडेंट हो, आपका काम क्या है, पढ़ना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट में एक बात तो और तय है कि हमारे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे इंप्लॉय काम करते हैं, तो उन सारे इंप्लॉय को भी तो मैनेज करना है। वो इंप्लॉय हमसे सेटिस्फाई है कि नहीं है, उस इंप्लॉय को प्रॉपर सैलरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस इंप्लॉय को खाने पीने का इंतजाम अच्छा है या है नहीं है, उस इंप्लॉय को फ्रेशर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उस इंप्लॉय को प्रॉपर कूलिंग ठंडी हवा की फैसिलिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यानी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना। लोग खुश होंगे तो अगर इंप्लॉय सेटिस्फाई होगा तो वो अपना मैक्सिमम देगा आपको, वो अपना पूरा टैलेंट आपको यूटिलाइज करेगा। इंप्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपके साथ अच्छे से काम नहीं करेगा। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है सर, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब मेरे बच्चे ये होता है, ऑपरेशन क्या है मतलब, व्हाट इज ऑपरेशन हियर, ऑपरेशन का मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊं। हाँ, देखो बिजनेस के लैंग्वेज में ऑपरेशन का मतलब होता है किसी काम को एक प्रोसेस के थ्रू करना। नहीं समझ में आया सर, तो समझाएंगे ना, समझाएंगे। अब एक बात बताओ, चीनी कैसे बनाते हो, चीनी कैसे बनता है, सबसे पहले शुगर केन, गन्ना चाहिए, गन्ना को मशीन में डालेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, फिर उसको हीट टेम्परेचर देंगे तो हीट करेगा तो वो फिर ईंटे की तरह हो जाएगा, सॉलिड। फिर उसको मशीन में डाल के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, फिर उसको बोरी में पैक करेंगे, बैग में पैक करेंगे, फिर उसको हम बेचेंगे, सेल करेंगे। यानी गन्ना से लेकर बिकने तक में एक प्रोसेस है ना, पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये, इसी को बिजनेस के लैंग्वेज में ऑपरेशन बोलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई सामान बनाते हो तो उसके बीच में जितना वक्त लगता है, उसके बीच में जो जो मरहले यानी जो जो स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, उन सब स्टेप को मैनेज करना। आप जब गन्ना खरीदो तो अच्छा गन्ना खरीदो, क्योंकि जब गन्ना अच्छा होगा तो गन्ने से लिक्विड भी अच्छा निकलेगा, फिर जब गन्ने से लिक्विड अच्छा निकलेगा तो आप उसे अच्छे से हीट दे सकते हो, अच्छे से हीट दोगे तो चीनी भी अच्छे सॉलिड फॉर्म में आएगा और उससे एक बेटर चीनी का फॉर्मेशन भी कर सकते हो। तो ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब एक चीज शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ होता जा रहा है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। चौथा फीचर क्या है सर, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस।
क्या मतलब है सर? क्या मैनेजमेंट कोई एक दिन का काम है कि आज हमने आया एम्प्लॉय को समझा दिया, अब साल भर बाद आके समझाएंगे? आज हम आए मशीन देख लिया, अब एक साल मशीन देखेंगे ही नहीं। आज जैसे आप अपने बाइक को रखते हो, बाइक आप चलाते हो ना, तो बाइक में हमेशा तेल डालना पड़ता है, हमेशा उसकी ग्रीसिंग करना पड़ता है, हमेशा उसका सप्लाई सही करना पड़ता है, हमेशा उसको सर्विस सेंटर में देना पड़ता है। क्योंकि आपको बाइक को रेगुलर बेसिस पे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाइक को रेगुलर बेसिस पे मैनेज नहीं करोगे तो बाइक खराब हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको रेगुलर बेसिस पे हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं मैनेज करेंगे तो हमारा बिजनेस चल नहीं पाएगा कंटिन्यूअस बेसिस। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या मतलब सर? क्या मैनेजमेंट किसी एक बंदे का काम है? क्या अगर मैं मैनेजर हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, बहुत ब्रिलियंट, बहुत नॉलेजेबल, मेरे पास सब कुछ, मुझे सब आता है, क्या सिर्फ मेरे आने से बिजनेस चल जाएगा? अगर हमारे एम्प्लॉय मुझे कॉपरेट नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर मुझे कॉपरेट नहीं करेगा, हमारा फाइनेंस मैनेजर मुझे कॉपरेट नहीं करेगा, हमारी मशीन मुझे कॉपरेट नहीं करेगी, हमारे रॉ मटेरियल अच्छे नहीं है, हमारी बिजली अच्छा नहीं है, हमारी लाइटिंग अच्छी नहीं है, हमारी पावर अच्छे नहीं है, अगर ये सब कुछ हमारे अच्छे नहीं है तो कभी भी आपका गोल अचीव नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजर भी अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉय भी अच्छा होना चाहिए, सुपरवाइजर भी अच्छा होना चाहिए, सीईओ भी अच्छा होना चाहिए। ये सब मिलके जब काम करेंगे तो ही गोल अचीव होगा। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग। क्या मतलब चेंजिंग का सर? चेंज। आज हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बदल रहा है सर, बदल गया जमाना। क्या मतलब सर? अब देखो पहले के जमाने में एक सब्जी वाला जब सब्जी बेचता था तो आपसे पेमेंट कैसे लेता था? कैश। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का आपने सब्जी खरीदा और आपने उसे 50 रुपए कैश दे दिया, काम खत्म। आज का जमाना कितना एडवांस हो गया। आज हम लोग पेमेंट के लिए फोन पे का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत पे का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत पे से मुझे याद आया, भारत पे का फाउंडर, अभी शार्क टैंक एक एपिसोड चला था, अश्नीर ग्रोवर है। मुझे उस बंदे के अंदर एक चीज बहुत अच्छा है, बड़ा निगेटिव एटीट्यूड उसके अंदर। यानी देखिए, आप जब किसी के अंदर पैसा आ जाता है, मनी का फेम आ जाता है, मतलब द बंदा, मतलब उस बंदे का बात करने का अंदाज भी आप देखो। अश्विन ग्रोवर नाम था शायद मेरे ख्याल से, आप उसका देखना। शार्क टैंक एक एपिसोड है जिसमें बिजनेस आइडिया लेके लोग आते थे, मतलब वो बंदा बात भी सीधे मुंह नहीं कर रहा था। मतलब आप देखिए जब पैसा इंसान के अंदर आता है तो कैसे मेजर चेंजेस, एडवर्स इफेक्ट जो है उस बंदे के, यानी इंसान का जो बेसिक इखलाक है, बेसिक तरीका है, मोरल वैल्यूज है, वो खत्म हो जाता है। मैं आ रहा था अपने टॉप, कहता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट बदल रहा है, जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, मैनेजमेंट में भी हमें वैसे वैसे चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्या मतलब सर? पहले के जमाने में अकाउंटिंग कॉपी कलम से होता था, आज का जमाना कंप्यूटर का है, आज के जमाने में अकाउंटिंग कंप्यूटर से होगा। यानी मैनेजमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे जैसे माहौल बदल रहा है वैसे वैसे आपके बिजनेस के मॉडल को भी चेंज करना होगा, वैसे वैसे आपके बिजनेस के आइडियाज को भी चेंज करना पड़ेगा। यानी मैनेजमेंट इज डायनेमिक का मतलब समझ में आ गया। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्लान को चेंज करो। अगर आज पेमेंट फोन पे गूगल पे से हो रहा है तो आप भी फोन पे गूगल पे से पेमेंट करो। अगर आज जमाना कॉपी पे अकाउंट बनाने का नहीं है तो कंप्यूटर पे अकाउंट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर से अकाउंट बनाए, खुद को अपडेट करो जैसे माहौल बदल रहा है। और लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। कांट टच और कांट सीन, लिख लो। इंटेंजिबल का मतलब है जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते। क्या मतलब सर? क्या आप मैनेजमेंट को छू सकते हो? भाई आप एक घर में जाते हो, उस घर में जाते हो तो घर में क्या देखते हो कि बच्चे बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, नहीं बच्चे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, घर में शोरगुल नहीं है, घर में कोई लड़ाई नहीं हो रही, सब लोग एक दूसरे को इज्जत कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपको क्या फील होता है? आपको लगता है कि वाह यार कितना अच्छा घर है। तो कितना अच्छा घर है उसको छू के देखते हो क्या? नहीं, ये एक फीलिंग है। ये फील कब होगा? जब सब कुछ अच्छे से चल रहा हो तो आपको फील होगा कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उसी तरीके से अगर आपका कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो अगर उस वहां पे हम छू के नहीं बताएंगे कि मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, छू के नहीं बता सकते भाई, हम सिर्फ फील कर सकते। कैसे फील करेंगे? वहां के इंप्लॉय बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, वहां काम समय पे कंप्लीट हो रहा है, वहां पे लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इंप्लॉय बहुत खुश है अपने मैनेजर से, इसका मतलब हम फील कर सकते हैं कि वहां पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसलिए मैनेजमेंट को कभी टच नहीं किया जा सकता है, मैनेजमेंट को सिर्फ फील किया जा सकता है कि मैनेजमेंट कितना अच्छा है।
मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पढ़ाई को आप टच कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन आप उस पढ़ाने से आप कितना समझ रहे हो इसको फील कर सकते हो कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का सेशन था। मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे से उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और मैं कहूंगा कि आपको अगर लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवा सकते हैं, आपके लिए हम नए नए केस स्टडी लेकर आएंगे, नए नए क्वेश्चन। याद रखना, मैं एमसीक्यू सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगा, हाई लेवल के एमसीक्यूज करवाऊंगा। जितने अच्छे से समझा रहा हूं उतने अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। तो आप हमारे इस कोर्स में जरूर इनरोल कर ले खुद को। इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। और आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, मुझे पर्सनल पूछना। 6388788130 पे मुझे कॉल करके आप पूछिए, आपको एक एक चीज बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।